हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन के बारे में, यानी कि प्रस्ताव, स्वीकृति और खंडन के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं रेवोकेशन का। ओके, इससे पहले का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रेवोकेशन क्या होता है और इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। देखो, रेवोकेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, खंडन का जनरल मीनिंग क्या होता है, वापस लेना, यानी कि टेकिंग बैक, रिकॉलिंग और विड्रॉल। इसका मतलब जो है रेवोकेशन, यानी कि मान लो ए ने ऑफर किया बी को, ठीक है, अब पहले ऑफर कर दिया लेकिन वो इस चीज़ को वापस लेना चाहता है, तो इसको हम लोग रेवोकेशन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है रेवोकेशन का वो कब कंप्लीट माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजल का रेवोकेशन, यानी कि देखो, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दो चीज़ें हैं बेसिक। तो जो प्रस्ताव है उसका खंडन, यानी कि प्रपोजल का रेवोकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, तो एग्जाम्पल से समझिए कि जो ए जो है बी को लेटर सेंड करता है कि वो उसका घर परचेज करेगा, ठीक है। यहाँ पर ए ने प्रपोजल दिया है बी को कि वो उसका घर खरीदना चाहता है, और जो बी है वो ए का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करता है बाय लेटर, ठीक है, मतलब कि लेटर से। अब जो ए है, अब यानी कि प्रपोजल जिसने दिया है वो अपना प्रपोजल कब तक रिवोक कर सकता है, कब उसका खंडन कर सकता है, बिफोर बी हैज़ पोस्टेड हिज एक्सेप्टेंस टू ए। यानी कि मान लो जो बी है उसने लेटर से एक्सेप्टेंस भेजना है अपना, यानी कि जब बी ने अभी पोस्ट नहीं किया लेटर, उससे पहले पहले वो चीज़ अगर वो उसको तोड़ना चाहता है ए अपने ऑफर को, तो तोड़ सकता है, ठीक है। और अगर एक्सेप्टेंस की बात करें, एक्सेप्टेंस को कब रेवोकेट किया जाता है, यही सेम एग्जांपल लेते हैं कि ए ने जो है बी को लेटर भेजा, ठीक है, कि वो उसका घर खरीदेगा, और जो बी है वही चीज़ अब उसका एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल बाय लेटर। तो बी कब रिवोक कर सकता है, टेलीग्राफिकली उसकी रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस को, कब, बिफोर ए। जैसे उसने पोस्ट तो कर दिया बी ने, लेकिन अभी ए के पास वो लेटर पहुंचा नहीं है। अब देखो, पहले वाले में क्या था कि ए तोड़ना चाहता था, अब यहाँ पे बी तोड़ना चाहता है, वो नहीं लेना, मतलब वो एक्सेप्टेंस अब अपनी वापस लेना चाहता है। तो वो कब कर सकता है, जब तक कि ए ने जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव ना कर लिया, उससे पहले, उसके बाद नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, और आप एग्जाम्पल से ही बताएंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल भी और केसेस भी एंड सेक्शंस भी साथ के साथ लर्न करेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट है मोड ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर, यानी कि जो प्रस्ताव है उसके अंत की क्या क्या रीतियां हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो प्रपोजल है उसकी एक्सेप्टेंस उसके लैप्स होने से पहले, यानी कि उसका अंत होने से पहले ही कर देनी चाहिए। तो अब कैसे कैसे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, ध्यान रखना है आपको, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते रहा करो। जो सेक्शन 6 है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं कि जिससे एक ऑफ़र को हम लोग रिवोक कर सकते हैं, यानी कि वापस ले सकते हैं या वो ख़त्म किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय नोटिस। बाय नोटिस मतलब सेक्शन 4 और सेक्शन 5 क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि जो प्रपोजर है अपना प्रपोजल को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, लेकिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि अभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है तो वो नोटिस भेज सकता है, और वो नोटिस क्लियर होना चाहिए, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित अवधि के बीत जाने पर। देखो, जैसे कि मान लो ए है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसने ऑफर किया कि उसने बोला कि तुम्हें इतने दिनों में अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी है। अगर एक्सेप्टेंस इतने दिनों में नहीं आई तो वो क्या क्या होती है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। देखो, एक केस है, केस आप लोगों को पता होना चाहिए। केस हुआ था एक हेड और डिगलन का। इसमें क्या था, सेलर ने कस्टमर को बोला था कि वो उसको ऊन, मतलब जो वूल है, वो थर्सडे पे सेल करेगा, ठीक है, और उसने बोला कि उसको 3 डेज़ नोटिस चाहिए, ठीक है, 3 डेज़ क्या चाहिए, नोटिस। लेकिन कस्टमर ने, मतलब 3 डेज़ नोटिस का मतलब ये, उसने बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस दे दो, ठीक है। अब कस्टमर ने अपनी एक्सेप्टेंस कब दी, नेक्स्ट मंडे को, ठीक है।
अब उसने देखा, जो सेलर है उसने देखा कि अभी तक 3 दिनों के अंदर उसने कुछ भी नहीं बताया, तो उसने क्या किया, 3 डेज वेट करने के बाद उसने सेलर ने जो ऊन है वो थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बोला बिल्कुल जो प्रपोजल था एक्सपायर हो गया, ठीक है, अब सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो 3 दिनों के बाद भी वेट करे। तो ये बाय लैप्स ऑफ टाइम। उसके बाद है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन एसेंशियल प्री कंडीशन, यानी कि जो अनिवार्य पूर्व शर्त के पूरा न किया जाने पर तब भी हमारा ऑफर लैप्स हो जाता है। जैसे मान लो ऑफरर जो ऑफर सेंड करता है उसने एक कंडीशन सेट की कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर से रिलेटेड, और जैसे कि मान लो ए ने जो है बी को प्रपोज मतलब बोला कि वो अपनी कार सेल करेगा, उसको ऑफर दिया फॉर ₹1,00,000, और साथ में ये भी बोलता है कि अगर उसको ये चीज़ एक्सेप्टेबल है तो उसको 10,000 वो दे देगा विद इन 3 डेज, यानी कि अगर वो कार उसकी लेना चाहता है 1,00,000 में तो उसको 3 दिनों के अंदर अंदर 10,000 ए को देने पड़ेंगे, ठीक है। अब चाहे बी जो है प्रपोजल उसका मान भी लेता है, अब मान लो उसने मान लिया कि हाँ वो उसकी कार खरीदेगा, लेकिन उसने 10,000 जो प्री कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं की, 10,000 उसने एडवांस नहीं भेजा, तो उसकी एक्सेप्टेंस ये इनवैलिड मानी जाएगी क्योंकि ए ने पहले ही प्री कंडीशन लगाई थी। ओके, उसके बाद आता है हमारा बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, यानी कि जो प्रस्तावक है उसकी मृत्यु या उसके पागल होने पर जो प्रपोजर है अगर उसकी डेथ या फिर वो इंसेन यानी कि वो पागल हो जाता है तो ऑब्वियस है जो प्रपोजल है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और उसकी जो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, ठीक है। वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, कि अगर जो है जो हमारा ऑफरर है जो प्रपोजर है उसकी जो मृत्यु या फिर उसके जो है पागल होने की सूचना क्या हो जाती है, जो हमारा एक्सेप्टर है उसको पहले ही मिल जाती है एक्सेप्टेंस देने से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद है बाय काउंटर प्रपोजल, यानी कि प्रति प्रस्ताव द्वारा। अब आपको काउंटर प्रपोजल बताया ही हुआ है मैंने कि जैसे मान लो ए ने बी को ऑफर दिया 5,000 का वो स्कूटर उसको सेल करेगा, लेकिन बी कहता है नहीं मैं इसको 4500 में खरीदूंगा, तो यहाँ पे उसने ओरिजिनल ऑफर का क्या कर दिया, काउंटर ऑफर कर दिया। तो जो ओरिजिनल प्रपोजल है ए का 5,000 वाला वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, यानी कि जो निर्धारित उसने जो रीति बताई थी उससे एक्सेप्टेंस अगर नहीं हुआ है, क्योंकि देखो अगर आपको बाय चांस ए जो है अपनी कार को सेल करने का ऑफर करता है बी को कहता है कि अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो टेलीग्राम से भेजेगा। अब टेलीग्राम से भेजेगा लेकिन बी अपनी एक्सेप्टेंस किससे भेजाता है, लेटर से भेजता है। तो अब बी ने क्या है ये वाली जो एक्सेप्टेंस है जिसने बोला था कि वो मुझे टेलीग्राम से भेजेगा, तो अब ए जो है इस एक्सेप्टेंस से बाउंड नहीं माना जाएगा। इस चीज़ में ए की ड्यूटी है कि वो बी को इन्फॉर्म करे कि तुमने अपनी एक्सेप्टेंस सही तरीके से नहीं भेजी है। अगर वो उसको इन्फॉर्म नहीं करता है तो वो बी की एक्सेप्टेंस से बाउंड होगा, यानी कि अगर वो उसको नहीं कहता है कि मैंने तुम्हें टेलीग्राम से बोला था लेकिन तुमने लेटर से भेज दिया, उसको बताना पड़ेगा उसको। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो बी की एक्सेप्टेंस से बाउंड होगा। उसके बाद है लो बीइंग चेंज, यानी कि जो हमारा लो है वो ही क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो अब ऑफर ख़त्म हो जाएगा इफ़ देयर इज़ चेंज इन द लॉ, जैसे मान लो जिस लॉ की वजह से हमारा जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था अगर वो चेंज हो गया और हमारा अब कॉन्ट्रैक्ट इनकैपेबल है परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो ऑफ़र क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी कि ऑफ़र अब इनकैपेबल है ऑफ परफॉर्मेंस या इलीगल बन जाता है किसी वजह से, तो वो एंड हो जाएगा। एक और पॉइंट भी हो सकता है ऑन द डेथ और इंसेंटिव ऑफ एक्सेप्टर, प्रपोजल का तो पढ़ लिया, ये भी हो सकता है जो स्वीकृता है उसकी मृत्यु या वो पागल हो जाए, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेंस देने से पहले ही अगर वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो उसका माइंड प्रॉपर काम नहीं करता, तो हमारा ऑफर क्या माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।